हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं अवनीश त्रिपाठी। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान का जो पहला पाठ हमने किया था शीत युद्ध का दौर, उसके एनसीईआरटी प्रश्न और उत्तर। हमने आपसे बताया था कि जो भी आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न उत्तर होंगे और एनसीईआरटी से संबंधित जो भी प्रश्नों के जवाब आप ढूंढ रहे होंगे उसको हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपनी परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर तैयार भी कर सकें और उससे आपका एक क्विक रिवीजन भी पूरे पाठ का हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के कुछ जवाब जो आपको हर स्टेट बोर्ड्स में भी बहुत उपयोगी काम आएंगे। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी के जब आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं, जिसको एमसीक्यूज आप लोग बोलते हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं और ये हर एग्जामिनेशन, हर स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में ही बहुत काम आते हैं। कुछ बोर्ड्स में तो पूरा आंसर ही बहुविकल्पीय के फॉर्म में होता है, कुछ में रिटन होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो उन सभी प्रश्नों को हम जरूर हल करेंगे जो आपके परीक्षाओं में जरूरत में काम आ सके। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आप शीत युद्ध के दौर में देखें तो पहला प्रश्न है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सही है कि गलत है, या इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही है, यह पढ़ना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आंसर गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, यह पूछा गया है। क, या अमेरिका, सोवियत संघ और उनके संबंधित सहयोगियों के बीच एक प्रतियोगिता थी। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आपको पता ही है कि दो महाशक्तियां बनकर उभरी थी और दोनों महाशक्तियों के बीच एक प्रतिद्वंदिता चल रही थी, पूंजीवाद और समाजवाद को लेकर, साम्यवाद को लेकर। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। यह महाशक्तियों के बीच एक वैचारिक युद्ध था। अभी मैंने बताया कि पूंजीवाद और साम्यवाद का विचार चल रहा था। इसमें हथियारों की होड़ मच गई थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियर जो एटॉमिक एनर्जीज थी, इसको जुटाने की बहुत कोशिश की जा रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्धों में लगे हुए थे, नहीं, ये नहीं है। शीत युद्ध का मतलब ही यही था कि कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होगा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध की स्थिति दिखाई जाएगी। ऐसा माना जाएगा, ऐसा दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि हमेशा युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक असैनिक युद्ध जैसा दिखाई पड़ता है, यानी वैचारिक रूप से, वक्तव्यों के माध्यम से, प्राचारिक मुद्दों में ये करने की कोशिश की जा रही थी। तो एक जिसको कह सकते हैं कि वर्चुअल मोड में लड़ाई, जिसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर जैसा भी कंडीशन कई बार। तो ये घ वाला बिल्कुल सही जवाब होगा कि अमेरिका और सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्धों में लगे हुए थे, ये गलत है, यानी ये कथन गलत है। तो पहले का जो उत्तर हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्धों में लगे हुए थे, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगले एक प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को नहीं दर्शाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, यानी जो दो महाशक्तियों का गुट बना था, उस किसी भी एक गुट में शामिल नहीं होने की बात की जा रही थी। गुट से निरपेक्ष, गुटों से अलग रहना और अपने आर्थिक हितों की, अपने सामाजिक हितों की पुष्टि करते रहना। जैसा कि भारत के जवाहरलाल नेहरू, फिर यूगोस्लाविया से टीटो भी थे, कर्नल नासिर, इस तरह के नेताओं ने मिलकर ये गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था। तो इसमें से कौन सा उसका उद्देश्य नहीं था, ऑब्जेक्टिव इसमें से कौन सा नहीं था। तो पहला, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीतियों को अपनाने में समर्थ बनाना। उपनिवेशवाद यानी जो कभी किसी का गुलाम रहे हों, तो ये गुलाम बनाने की जो नीति है उपनिवेशवाद है। तो जो लोग उपनिवेशवाद से मुक्त हुए, यानी जो अभी अभी जिनको फ्रीडम मिली थी, उनको स्वतंत्र नीति को अपनाने में समर्थ बनाना है, उनको इस काबिल बनाना कि वो अपनी नीतियां खुद बना सके। संप्रभुता इसको कहते हैं आप, जिसको अंग्रेजी में सोवर्जिनिटी भी कहा जाता है। तो ये गुट निरपेक्षता में तो बिल्कुल प्रमुख रूप से था, ये सही है। उसके बाद, किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए इंकार करना। आगे देखते हैं। वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता की नीति का पालन करना, ये तो बिल्कुल ठीक था। ये बताया जा रहा था कि जो भी वैश्विक मुद्दे हैं, इसमें न्यूट्रल रहना है, किसी एक गुट में शामिल नहीं होना है, ये गुट निरपेक्षता में था ही। वैश्विक आर्थिक विषमताओं की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल ठीक बात है। जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, इकोनॉमिक डिसबैलेंस था, जिसको आप आर्थिक विषमता कहते हैं, कि एक देश जो है या एक ब्लॉक बहुत तेजी से अमीर हो रहा है और एक नहीं हो रहा है, ये जो विषमताएं थी, इसमें क्या करना, इसको समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी ठीक था। लेकिन ये जो है ख वाला, ये गलत है, मतलब ये उद्देश्यों को नहीं दर्शाता है। क्योंकि किसी भी सैन्य गठबंधन में, ये कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए इंकार करना देख के आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, गुट निरपेक्ष में तो यही बात हो रही थी कि किसी संगठन में मत जाइएगा। नहीं, मैंने आपको बताया भी था, उस लेसन में भी बताया था कि सैन्य गठबंधन 1 to 1 करने में कोई मनाही नहीं थी। जैसे कोई भी देश सोवियत संघ से या अमेरिका से अपना गठबंधन कर सकता है, या उनके गुट में जो शामिल देश हैं उनसे कोई अपना गठबंधन कर सकता है। हाँ, शीत युद्ध के लिए जो बनाए जा रहे गठबंधन थे, नाटो सीटो जैसी जो संस्थाएं बनाई जा रही थी शीत युद्ध में संघर्ष करने के लिए, ये वैश्विक संघर्ष वाले में किसी सैन्य संगठन में शामिल नहीं होना था। बाकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि आप किसी भी सैन्य संगठन में शामिल नहीं होंगे, ऐसा गुट निरपेक्ष में नहीं था। ये बारीक अंतर है जो आपको ध्यान रखने हैं, और यही बारीक अंतर को चेक करने के लिए इस तरह के प्रश्न
प्रश्न बनाए जाते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर आप जरूर ध्यान देंगे कि किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए इंकार करना ये गुट निरपेक्ष का उद्देश्य नहीं था, बाकी ये तीनों उद्देश्य थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट है कि नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं, प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। अब देखिए इसमें क्या है, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। बिल्कुल ठीक बात है। जो भी शीत युद्ध में जो दो बड़े ब्लॉक बने थे, यानी जो सोवियत संघ चला रहा था साम्यवाद को लेकर और पूंजीवाद को लेकर अमेरिका चला रहा था, तो इन गुटों में जो शामिल देश थे उसमें एक जरूर इस तरह का कंडीशन लगाया जा रहा था कि जो भी देश उसमें शामिल होंगे वो अपने अपने क्षेत्र में सैन्य हवाई अड्डे बनाने के लिए, सैन्य अड्डे बनाने के लिए वो जगह जरूर देंगे। जैसे क्यूबा सोवियत संघ के साथ था, तो क्यूबा ने ये अलाउ किया था कि आप हमारे यहाँ मिसाइल प्रक्षेपास्त्र लगा सकते हैं, और जिससे क्यूबा मिसाइल संकट भी आया था। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, जो भी गठबंधन के सदस्य देश थे अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना उनके लिए जरूरी था। ख है, सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था। बिल्कुल ठीक बात। तो जो भी शीत युद्ध में सदस्य देश थे, मानी दो महाशक्तियां थीं, दोनों महाशक्तियों से जुड़े जो देश थे, उन देशों के लिए ये बिल्कुल जरूरी था कि वो रणनीतिक तौर पर भी और इसके अलावा विचारधारा के स्तर पर भी, दोनों स्तरों पर वो क्या करेंगे, वो महाशक्तियों का समर्थन करेंगे, वो महाशक्तियों को सपोर्ट करेंगे। उनकी एक तो अपने देश में अगर मान लीजिए वो सोवियत संघ के साथ हैं तो साम्यवादी व्यवस्था को बनाएंगे, और लड़ाई अगर या सैनिक कार्रवाई की स्थिति बनेगी तो उनको सहयोग करेंगे। यानी कि वैचारिक रूप से भी और रणनीतिक या लड़ाई के स्तर पर भी अगर स्थिति आती है तो उनको समर्थन करना जरूरी था। तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है। ये आप इससे एक क्विक रिवीजन आपका हो सकता है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ग, जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता था। नाटो, ठीक है, नाटो मैंने आपको बताया था, उत्तरी अटलांटिक संधि जो थी या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो था। इसके अलावा सीटो की भी बात मैंने बताई थी, जो साउथ ईस्ट एशिया की वाली बात थी। ये ऐसे संगठन थे जिसमें क्या किया जा रहा था कि जब भी कोई एक सदस्य देश, जैसे मान लीजिए कि यूएसए है और अमेरिका के साथ और कई देश उसमें हैं, तो यूरोप जैसे पश्चिमी यूरोप में थे, तो किसी भी एक देश पर अगर अटैक किया जाता था या आक्रमण किया जाता था तो ये कंडीशन बनाई गई, उसके संविधान में लिखा गया कि तब फिर सभी देशों पर वो आक्रमण माना जाएगा और सभी देश मिलकर उसका जवाब दे सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। फिर है, महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। ये गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये उनकी चालाकी थी। जो महाशक्तियां थी, जो बड़े बड़े पावर ब्लॉक्स थे, अमेरिका और सोवियत संघ, वो ये कभी नहीं चाहते थे कि उनके जो सदस्य देश हैं वो सबके पास परमाणु हथियार आ जाए। वो अप्रसार संधियां भी बाद में उन्होंने करी थी, वो क्योंकि महाशक्ति खुद बने रहना चाहते थे। अगर सबको परमाणु हथियार दे देते तो फिर वो महाशक्ति क्यों बनते। तो ये तो गलत था कि जो महाशक्तियां थी, यानी खास करके सोवियत संघ और अमेरिका, वो अपने सभी सदस्य देशों के लिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी कि उनको परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करें और सबको परमाणु हथियार दे दें। तो ये जो उत्तर है ये गलत है, बाकी ऊपर के ये सही है। ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। आइए अब देखिए नीचे कुछ, हाँ यहां देखते हैं, नीचे कुछ देशों की एक सूची दी गई है, प्रत्येक के सामने लिखे कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट से था। पोलैंड, फ्रांस, जापान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया और श्रीलंका। यानी इसमें से कुछ देश ऐसे हैं, श्रीलंका जैसे, जो किसी गुट से नहीं थे। इसमें कुछ देश ऐसे हैं जो साम्यवादी थे, कुछ देश ऐसे हैं जो किसके साथ थे, जो पूंजीवादी यानी अमेरिका के साथ थे। तो ये ऐसे कुछ देश लिखे हुए हैं जिनके सामने आपको जवाब देना है कि वो किस गुट से शामिल थे। तो पोलैंड की बात करें तो ये साम्यवादी गुट के साथ था। ठीक है, यानी कि ये सोवियत संघ के साथ काम कर रहा था। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस आपको पता है पश्चिमी यूरोप में है, और पश्चिमी यूरोप पर ज्यादातर प्रभाव किसका था, पूंजीवादी व्यवस्था यानी कि अमेरिका का था। तो फ्रांस के साथ पूंजीवादी गुट था। जापान भी पूंजीवादी गुट्स में शामिल हो गया। नाइजीरिया क्या हो गया, गुट निरपेक्ष हो गया। ये अफ्रीकन कंट्री थी। ठीक है, और आपको पता है कि जब गुट निरपेक्ष आंदोलन चला तो अफ्रीकन और एशियन जो ज्यादातर जो ऐसे देश थे जिन्हों या तो गुलाम रहे थे या जिनको नई नई आजादी मिली थी, वो देश उसमें ज्यादा शामिल थे। और नाइजीरिया, उसके अलावा यूरोप में यूगोस्लाविया एक अपवाद था। तो नाइजीरिया ने गुट निरपेक्ष रहना स्वीकार किया भारत के साथ। उत्तरी कोरिया साम्यवादी गुट, मैंने बताया था कि जो 1953 के आसपास कोरिया युद्ध हुआ था, उस कोरिया युद्ध में जो उत्तरी कोरिया था वो किसके साथ चला गया, वो साम्यवादी के साथ चला गया, और दक्षिणी कोरिया पूंजीवादी के आ गया। और जब मैं आपको शीत युद्ध के विकास के कई चरण बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये शीत युद्ध को
शीत युद्ध की आग में घी डालने के लिए प्रथम दूसरे चरण में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा था। क्या? कोरिया वॉर। और भारत ने उसमें भी एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो उत्तरी कोरिया साम्यवादी गुट में चला गया, श्रीलंका ने गुट निरपेक्ष रहना पसंद किया, जैसे मैंने बताया। वो भी आजाद हुआ था, उसको भी अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था या यूरोपियन कंट्रीज ने गुलाम उपनिवेश बना के रखा था, तो उन्होंने भी गुट निरपेक्ष रहने का फैसला लिया। इस तरह के और भी देश हैं जिनके बारे में आप जरूर रिवीजन करते समय ध्यान में रखिए कि कौन कौन से देश हैं जो साम्यवादी चले गए। जैसे ब्रिटेन चला गया पूंजीवाद में, और जितने सोवियत संघ के 10-15 देश थे वो सब साम्यवादी में चले गए। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं। मैंने मैप के थ्रू भी उस दिन थोड़ा बहुत आपको जरूर बताया था कि जो चले गए थे साम्यवादी में। और पहली, दूसरी, तीसरी दुनिया का जो मैप मैंने आपको कराया था प्रीवियस वीडियोज में, जरूर देखिए, एनसीईआरटी में भी आपको वो मिलेगा। तो इन देशों के बारे में आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण देश है जिनसे ये पूछा गया है कि ये किस गुट में शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं थोड़ा जो शॉर्ट आंसर्स हैं, जो शॉर्ट प्रश्न हैं, उनके आंसर्स भी देखते हैं। आप इन आंसर्स को देख भी सकते हैं, और हम इन आंसर्स को थोड़ा सा रीड करके, थोड़ा सा इसको समझ के चैप्टर को रिवाइज करने का, कंसेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो ये प्रश्न है कि शीत युद्ध ने हथियारों की दौड़ के साथ साथ हथियारों पर नियंत्रण भी पैदा किया, इन दोनों घटनाक्रमों के क्या कारण थे? अब देखिए, ये कह रहा है कि जब शीत युद्ध हुआ तो एक तरफ तो हथियारों की दौड़ आई। हथियारों का दौड़ का मतलब क्या है? और इसके साथ साथ हथियारों पर नियंत्रण भी कुछ पैदा हुआ था। ये दोनों घटनाक्रम क्यों हुए? अब देखिए, हथियारों की दौड़ मतलब हथियार ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना, और ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा करने में सबसे आगे कौन था? दो महाशक्तियां जो थी, यानी कि एक यूएसए और एक यूएसएसआर, जिसको आप सोवियत संघ, यानी ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो ऐसी महाशक्तियां थी जो हथियार की दौड़ में ज्यादा शामिल थी। बाकी जो देश थे उनको हथियार, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था, बाकी जो सदस्य देश थे उनको परमाणु हथियार या बड़े बड़े हथियार को इकट्ठा करने के लिए नहीं प्रेरित किया जा रहा था। इसके दो तीन कारण थे। एक कारण तो ये भी था कि जो ये छोटे छोटे देशों का गुट था, उनको ये आश्वासन मिला था इन महाशक्तियों से कि भाई हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको ज्यादा हथियार की जरूरत है भी नहीं। आइए देखते हैं उत्तर में भी थोड़ा। शीत युद्ध की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के अंत के साथ होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस की अगुवाई में मित्र देशों की सेना ने जर्मनी, इटली और जापान के नेतृत्व वाली धुरी शक्तियों को हराकर दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया। ये उसकी भूमिका बनेगी भाई, कि दूसरी विश्व युद्ध जो है वो मित्र राष्ट्रों ने हरा दिया था। किसको? मित्र राष्ट्रों ने, माने धुरी राष्ट्रों को हरा दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ, जो प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था लेकिन एक शीत युद्ध था, जिसमें दोनों राष्ट्रों के बीच हथियारों की दौड़ शामिल थी। तो हथियारों की दौड़, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? घटनाक्रम के क्या कारण है? तो ये हथियारों की दौड़ के घटनाक्रम का कारण ये बन गया कि शीत युद्ध की स्थिति बन गई। शीत युद्ध की जब स्थिति बन गई तो दोनों देश ऐसा लगता था कि कभी भी लड़ाई कर सकते हैं, इसलिए दोनों को हथियार जुटाना बहुत जरूरी हो गया। तो हथियारों की दौड़ का घटनाक्रम तो ये हो गया कि भैया द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था और दो महाशक्तियां उभरी थी, तो उनको अब महाशक्ति जब बनना है तो हथियारों के दौड़ में वो लग गए कि मैं ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा कर लूं। अच्छा, जिसमें दोनों राष्ट्रों के बीच हथियारों की दौड़ शामिल थी। इन दो शक्तियों का समर्थन करके कई राष्ट्र इस प्रतिद्वंदिता में शामिल हो गए। अब देखिए आगे चलिए, कुछ राष्ट्रों में हथियारों पर रोक भी लगा। क्यों हुआ? क्योंकि इनके समर्थन में कई राष्ट्र शामिल हो गए। इन हथियारों की दौड़ के साथ साथ हथियारों पर नियंत्रण के पीछे प्रमुख कारण एक महाशक्ति बनने और दुनिया भर में आधिपत्य स्थापित करने की इच्छा थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की विश्व राजनीति में दो शक्तियों का उदय होता है जो मूल रूप से हथियारों पर नियंत्रण, हथियारों की दौड़ पर आधारित थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुख्य मकसद था। देखिए बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही प्रिसाइज बात है, छोटी बात है, समझिए इस चीज को कि भाई दो चीजें आपको देखने के लिए मिली, एक हथियारों पर नियंत्रण और दूसरा हथियारों की दौड़। ये दोनों एक साथ कैसे हुई? ये इस तरह हुई, समझिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दो महाशक्तियां बनी, तो दोनों महाशक्तियों को यह था कि हम एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे, कभी भी लड़ाई हो सकती है, कभी भी हम लड़ सकते हैं, कभी भी हमारा संघर्ष हो सकता है। तो दोनों ने ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन उसी टाइम उनका मकसद यह भी था कि जो राष्ट्र हमारे समर्थन में आ रहे हैं उनको हम अपने नीचे दबा के रखे महाशक्ति बने, उनको हम ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, यानी उनके पास ज्यादा हम हथियार नहीं इकट्ठा होने देंगे, उनको हम प्रेरित नहीं करेंगे कि वो ज्यादा हथियार इकट्ठा करें, वरना उनको ही चैलेंज करने लगेंगे। भाई कोई भी किसी महाशक्ति के नीचे क्यों आएगा? कोई किसी को महाशक्ति क्यों मानेगा? जब उसको ये लगेगा कि ये देश हमसे ऊपर है, ये हमारी रक्षा करेगा, इनके पास हथियार ज्यादा हैं। आज अमेरिका के पास जितना पैसा है या जितने हथियार हैं, अगर सभी देशों के पास उतना हो जाए तो अमेरिका को महाशक्ति कोई क्यों मानेगा, या चीन को कोई क्यों मानेगा, या भारत को कोई क्यों मानेगा? वो इसलिए मानेगा। और ये जो देश है वो ये भी नहीं चाहेंगे कि बाकी के पास नहीं है तो उतने हथियार हो जाए, क्योंकि उनको हथियार बेचने भी हैं और अपना प्रभुत्व बना के भी रखना है। तो इसलिए जो ये शीत युद्ध में हथियारों की दौड़ आई और हथियारों का नियंत्रण हुआ, ये दोनों एक साथ चल रहा था।
यानी ये दोनों महाशक्तियां तो हथियार ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना चाह रही थी, लेकिन इनके समर्थन में जो राष्ट्र थे, जो देश थे, उनके लिए वो नहीं चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा उसमें हथियार आए या ज्यादा से ज्यादा वो हथियार अपने पास रखें। इसलिए हथियारों पर नियंत्रण भी हुआ और हथियारों की दौड़ भी शामिल हुई। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और दोनों ही घटनाक्रम इसमें बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, महाशक्तियों के पास छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों थे, कारण बताइए। यानी देखिए, महाशक्तियों ने क्या किया, अगर आप सोवियत संघ को देखें तो लगभग 15 देशों का एक गठबंधन था सोवियत संघ का, और बाकी देश जो और थे छोटे छोटे, उन पर भी प्रभाव बना रहा था। अमेरिका को आप देखिए तो वेस्टर्न यूरोप में छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, पावरफुल कुछ देश भी थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो भी कमजोर हो गए थे। छोटे छोटे देशों में और साउथ कोरिया जैसे देशों पे अपना प्रभाव बनाना। तो प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों। तो अमेरिका और सोवियत संघ जैसे महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन स्थापित किए हैं ताकि वो अपने संसाधनों के लिए इन राष्ट्रों का उपयोग कर सकें। पहला रीजन ये है कि छोटे देश अगर होंगे तो हम थोड़ा बहुत उनकी मदद कर देंगे और उनके रिसोर्सेज, उनकी जमीन, उनकी रणनीतिक चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कल बताया था, क्यूबा एक बहुत छोटा सा देश है और क्यूबा कहां है, अमेरिका के बगल में। तो क्यूबा को अपनी मदद देकर, अपनी विचारधारा थोपकर सोवियत संघ अमेरिका को घेरने के लिए वहां मिसाइल लगाना चाह रहा था। तो वहां के जमीनी संसाधन, वहां की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका के भी ऐसे बहुत उदाहरण है कि अरब कंट्रीज, छोटे छोटे अरब कंट्रीज में या अफगानिस्तान जैसे देशों में, पाकिस्तान जैसे देशों में, उन्होंने वहां पर आर्थिक मदद देने के नाम पर उनकी जमीनों का, उनके लोगों का इस्तेमाल किया। तो ये जो महाशक्तियां हैं, इन राष्ट्रों को, ये छोटे राष्ट्रों के संसाधनों का इस्तेमाल करती थी। तो पहला कारण तो ये है, और इन संसाधनों का उपयोग कर सकें। अच्छा, ये छोटे राष्ट्र इन महाशक्तियों को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, जाहिर सी बात है, ये छोटे राष्ट्र भी आर्थिक सहायता देते हैं। देखो, बड़े राष्ट्र तो यहां ध्यान दे सके क्या है, इन राष्ट्रों की ये छोटे राष्ट्र इन महाशक्तियों को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। मतलब ये है कि जो वहां के लोग हैं, जो वहां मैन पावर है, वो सोल्जर के तौर पर काम आ सकती है। वो जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जो सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया की अपनी कोई बड़ी आर्मी नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी वहां सर्व करती है। ऐसे ही आप देखो तो जो जहां जहां जाकर अमेरिका ने अपना मिशन चलाया, वहां कुछ आर्मी उनकी रहती थी, कुछ लोकल आर्मी का सहयोग करते थे और वहां से कुछ वो आर्थिक संसाधन भी निकालते थे। तो छोटे राज्य यहां से भी मदद करते हैं। इन राष्ट्रों की शक्ति को केवल विशाल सैन्य हथियारों और हथियारों के नियंत्रण से दिखाया जा सकता है। इसलिए विशाल हथियारों का उत्पादन करके वे अन्य देशों पर अपनी शक्ति और आधिपत्य दिखा सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको कैप्चर करने के लिए या उन पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए बड़ी महाशक्तियां बड़े बड़े हथियारों का दम दिखाती हैं, उनको डराती हैं, उनको सप्लाई भी करती हैं। ये छोटे राष्ट्र भी वैचारिक रूप से महाशक्तियों का समर्थन करते हैं। इन छोटे देशों के महाशक्तियों को जितना अधिक समर्थन मिलता है उतना ही उन्हें मुनाफा मिलता है। जाहिर सी बात है, ये जो छोटे छोटे देश होंगे वो इन महाशक्तियों के पीछे जितना भागेंगे, उन महाशक्तियों को इतना ही फायदा मिलेगा। तो कुल मिला के जो कारण था कि ये सैन्य गठबंधन छोटे छोटे देशों से क्यों था, वो इसलिए था कि भाई बड़े देशों से बार्गेनिंग नहीं हो पाएगी। जो बड़े देश हैं, अगर जो अपने आप में पावरफुल देश रहेगा, उससे कोई महाशक्ति अगर समझौता करेगी तो उनको क्या लाभ होगा। छोटे देश को दबा सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उनके सैन्य इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां से पैसा निकाल सकते हैं, वहां की जमीन और संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए महाशक्तियों का गठबंधन छोटे छोटे राज्यों से था, छोटे छोटे राष्ट्रों से था। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा, इसको आप जरूर रिवाइज करेंगे। कभी कभी यह कहा जाता है कि शीत युद्ध सत्ता के लिए एक सरल संघर्ष था। देखिए, स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सत्ता के लिए एक सरल संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा आपको लगता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए एक उदाहरण दें। देखिए, ये बात तो ठीक है कि वो सत्ता का एक संघर्ष था, ये हम समझ रहे हैं कि हाँ भाई, हमको आगे बढ़ना है, हमको पूरी दुनिया पे राज करना है, हम दुनिया की महाशक्ति बनना चाह रहे हैं, ये बात तो ठीक था। लेकिन ये कहना कि इसका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था, ये सही नहीं है। बिल्कुल विचारधारा से लेना देना था। जो दो महाशक्तियां जिनके बीच में शीत युद्ध चल रहा था, उसमें से एक महाशक्ति अमेरिका, वो पूंजीवादी विचारधारा की प्रेरक थी, वो पूंजीवादी विचारधारा का पोषण करती थी, वो पूंजीवादी ही विस्तार करना चाहती थी पूरी दुनिया में। मैं फिर बताता हूं कि पूंजीवाद क्या था। पूंजीवाद मतलब पूरी दुनिया में मुक्त व्यापार, खुला बाजार, सरकार या राज्य का बाजार पर कोई नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं होता था। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए करना है और किन कीमतों पर करना है, ये अर्थशास्त्र की नीतियां हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एट व्हाट प्राइस। तो क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, ये होता है। अगर ये मार्केट डिसाइड करती है, अगर ये बाजार डिसाइड करती है, तो उसको पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं।
और क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किन कीमतों पर करें, अगर ये राज्य या सरकार तय करती है तो इसे साम्यवादी या समाजवाद के आसपास लेके जा सकते हैं आप। फिर ऊपर साम्यवाद वही उसी कैटेगरी की बात है। यानी राज्य का पूरा नियंत्रण रहेगा, कोई प्राइवेट हैंड में कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ राज्य तय करेगा। साम्यवाद तो और चरम स्थिति है, वो उसमें तो कहने का मतलब यह है कि ये जो विचारधारा था इसका बिल्कुल लेना देना था शीत युद्ध में, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है। तो उत्तर देखिए, शीत युद्ध स्पष्ट रूप से सत्ता के लिए संघर्ष था, लेकिन यह भी वैचारिक रूप से आधारित था। बिल्कुल ठीक बात है, सत्ता हमें लेनी है, हमें दुनिया पर राज करना है, लेकिन एक विचार तो उसमें होना चाहिए। जितने छोटे गठबंधन इन महाशक्तियों में शामिल हुए, उससे पता चलता है कि वे इन महाशक्तियों का समर्थन न केवल सत्ता के लिए बल्कि उनकी विचारधारा के लिए भी करते थे। जाहिर सी बात है भाई, जो देश इन महाशक्तियों से शामिल थे, आप सोवियत संघ में शामिल हुए देशों को अगर आप देखें तो देखेंगे कि वो अपने यहां साम्यवादी ही स्थिति चलाते थे, साम्यवादी ही व्यवस्था चलाते थे, वही उसी सोच से काम करते थे, स्टालिनवाद चला रहे थे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ वहां देखें, यानी पूंजीवादी व्यवस्था में देखें, तो आपको ये दिखाई देगा कि वो अपने यहां पूंजीवादी व्यवस्था चलाते थे। तो इसलिए विचारधारा का भी समर्थन ये छोटे राज्य करते थे। सैन्य गठबंधन के लिए अमेरिका का समर्थन करने वाले छोटे राष्ट्रों ने वैचारिक रूप से राष्ट्र का समर्थन किया, क्योंकि वे इस महाशक्ति के साथ थे और अमेरिका के विचारों को बढ़ावा दे रहे थे। तो जिन राष्ट्रों ने अमेरिका का सहायता दिया, अमेरिका ज्यादातर बात करता था कि भाई हम फ्री मार्केट करेंगे, और डेमोक्रेसी की बात कर रहा था कि हम लोकतंत्र आपके यहाँ ले चलेंगे और फ्री मार्केट करेंगे। तो जिन राष्ट्रों ने अमेरिका का साथ पकड़ा, वो इस विचारधारा का भी क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। और अगर आप अमेरिका के साथ शामिल देशों को देखें, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, तो ये ऐसे देश थे जहां पर डेमोक्रेसी काम कर भी रही थी। तो इसलिए हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि शीत युद्ध एक सत्ता के लिए संघर्ष था, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि वैचारिक रूप नहीं था या वैचारिक इससे कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल वैचारिक रूप से ही लेना देना था, और वैचारिक स्तर पर ही ये शीत युद्ध क्या किया जा रहा था, सत्ता के लिए संघर्ष इसमें किया जा रहा था। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से प्रिसाइज किया गया है। इस उत्तर को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी परीक्षा में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए बड़ा उपयोगी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति भारत की विदेश नीति क्या थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या आपको लगता है कि इस नीति ने भारत के हितों की मदद की? देखिए, शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति भारत की विदेश नीति क्या थी? आपको मैंने बार बार बताया है, जो सबसे महत्वपूर्ण चल रहा था वो था गुटनिरपेक्षता। भारत की जहां बात शीत युद्ध में आएगी तो हम गुटनिरपेक्षता की बात के बिना नहीं रह सकते। यानी ये गुटनिरपेक्षता आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसका भारत ने खुलकर समर्थन किया, लीड किया, और ये ऐसा आंदोलन था कि दोनों ही महाशक्तियों से किसी एक महाशक्ति में शामिल नहीं होना, यानी दोनों ही महाशक्तियों से न्यूट्रल व्यवहार करना, दोनों ही महाशक्तियों से अपने आर्थिक विकास के लिए मदद लेना, लेकिन किसी एक महाशक्ति का सत्ता संघर्ष में साथ नहीं देना। बेसिक मतलब ये था। तो भारत दोनों महाशक्तियों का हिस्सा नहीं था, बिल्कुल ठीक बात। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है कि भाई हमने नॉन अलाइनमेंट या गुटनिरपेक्षता को माना। इसने शीत युद्ध के संघर्षों को कम करने और कुछ गंभीर संकटों को हल करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, भारत बार बार यह प्रयास करता था कि भारत मध्यस्थता कर सके, भारत मीडिएशन कर सके इस शीत युद्ध में चल रहे संघर्ष के बारे में। भारत ने यह भी प्रयास किया कि जैसे कोरिया वाला युद्ध का जब मामला आया तो भारत ने यह प्रयास किया कि उसमें मध्यस्थता करे, और इन दोनों महाशक्तियों ने अलाउ भी किया। तो कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गंभीर संकटों को हल करने में। जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता थे, मैंने बताया आपको, NAM यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिन्होंने दोनों कोरियाई लोगों के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने बताया आपको कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, और उत्तर कोरिया साम्यवादी गुट यानी सोवियत संघ के साथ था, और दक्षिण कोरिया पूंजीवादी गुट यानी अमेरिका के साथ था, उसमें भारत ने, जवाहरलाल नेहरू ने भूमिका निभाई। इस नीति का दुनिया के नए स्वतंत्र राष्ट्रों ने बहुत समर्थन किया। मैंने आपको ये कहा था कि जितने नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उनके लिए ये नीति आई थी कि भाई आप अपने विकास पर ध्यान दीजिए, आप अपने उत्थान पर ध्यान दीजिए। किसी एक गुट के, आप कह सकते हैं कि गुट के पीछे चलने से और सत्ता संघर्ष में शामिल होने से आप अपने आर्थिक विकास को, आप अपने सामाजिक विकास को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जो राष्ट्र NAM यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं इसको, का हिस्सा थे, वो गुटनिरपेक्षता में शामिल हो गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि महाशक्तियां उन्हें उनके संसाधनों को नियंत्रित करें। देखिए, हर चीज का एक कारण है। ये जो नए नए अभी राष्ट्र जिनको आजादी मिली थी, वो क्यों नहीं चाहते थे कि महाशक्तियां उनके संसाधनों का उपयोग करें? क्योंकि वो कई सौ सालों से यही झेल रहे थे। जिनको महाशक्ति ने, उस समय के महाशक्ति ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल जैसे देशों ने जिनको भी गुलाम बनाया था, वो उनका शोषण कर रहे थे, उनके संसाधनों का शोषण कर रहे थे, वो उनके संसाधनों का कई सौ सालों से इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अब कोई नई महाशक्ति हमारे ऊपर आकर बैठे और हमारे संसाधनों का दुरुपयोग करे।
मैंने आपको बताया कि जो लोग भी महाशक्तियों के पीछे थे उनके संसाधनों का इस्तेमाल वो करती थी महाशक्तियां, और ये नए आजाद हुए जो देश थे वो ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए NAM यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की नीति या गुट निरपेक्षता की नीति नए स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए सफल रही, और यह अभी भी विश्व राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जाहिर सी बात है, अभी भी गुट निरपेक्ष आंदोलन चल रहा है, 2019 में भी इसका सम्मेलन हुआ था। तो ये जो किसी भी राष्ट्र या किसी भी महाशक्ति के पीछे न दौड़ने वाली नीति है, ये नीति जो होती है ये इसका हमेशा प्रयास करती है कि किसी एक राष्ट्र के पीछे ना जाए, और ये आज भी बहुत प्रासंगिक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9 कि तीसरी दुनिया के देशों द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरा विकल्प माना गया। शीत युद्ध के चरम के इस विकल्प ने इन देशों के विकास में कैसे मदद की? अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मैंने आपको बताया था कि दो दुनिया पूरे विश्व में 3 दुनिया में डिवाइड कर दिया गया। एक प्रथम दुनिया थी, एक दूसरी दुनिया थी, और एक तीसरी दुनिया थी। तीसरी दुनिया में मुख्यतः वो देश शामिल थे वो देश शामिल थे जिन देशों ने किसी भी एक गुट के साथ रहने से इनकार कर दिया। तो अब ये सवाल आता है कि ये जो शीत युद्ध के चरम के इस विकल्प ने इन देशों को विकास में कैसे मदद की? कैसे ये तीसरी दुनिया के देश अपना विकास कर रहे थे जब शीत युद्ध चरम पर था? अब गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों के लिए तीसरा विकल्प माना जाता था। गुट निरपेक्षता की इस नीति ने तीसरी दुनिया के देशों को विभिन्न तरीके से मुनाफा दिया। यही इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है कि कैसे मुनाफा हुआ, कैसे तीसरी दुनिया में मुनाफा किया। तो मुनाफा ये किया कि देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी देश, खास करके जो ये देश तीसरी दुनिया के थे, वो ये नए तरीके से आजादी मिले वाले देश थे, जो नए नए आजाद हुए थे। भारत था या श्रीलंका, कई ऐसे देश थे। अब इन देशों ने, ज्यादातर देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सहारा लिया, जिसमें थोड़े पूंजीवादी भी चीजें थी, जिसमें कुछ समाजवादी या साम्यवादी भी चीजें थी। अब किसी एक गुट का साथ देकर ये कभी संभव नहीं था कि अपना ये पूरा विकास कर सकें। इसलिए प्रयास ये किया गया कि दोनों गुटों का कुछ ना कुछ उपयोग किया जाए। भारत ने भी ऐसा किया। भारत ने खाद्यान्न संकट जब आया तो उसके लिए थोड़ा अमेरिका से सहायता लिया, वहां से हरित क्रांति जैसी चीजें अपने यहाँ ले आए उसकी मदद से। और हथियारों के लिए हमने कई बार सहारा लिया, या कई बार सैन्य सहायता में हम सोवियत संघ के करीब भी गए। तो इसलिए इस तरह से हमने दोनों गुटों का सहयोग करते हुए फायदा लिया, और तीसरी दुनिया ही कर रही थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरी दुनिया ने जिन देशों को आजादी मिली, वे अपनी शक्तियों और संसाधनों पर किसी भी तरह का वर्चस्व और नियंत्रण नहीं चाहते थे। एक तो सबसे बड़ी बात यह थी कि तीसरी दुनिया यानी ऐसे लोग जो गुट निरपेक्ष में शामिल थे, उनका फायदा यह हुआ कि अपनी संसाधनों को उनको किसी महाशक्ति को नहीं देना पड़ा, क्योंकि अगर वो किसी भी गुट में जाते तो महाशक्तियां उनका संसाधन इस्तेमाल करती। इन महाशक्तियों के छोटे गठबंधनों ने इस महाशक्तियों को सैन्य और वैचारिक सहायता प्रदान की, जाहिर सी बात है। लेकिन नए स्वतंत्र देश अपनी प्रगति पर वैचारिक नियंत्रण का कोई आर्थिक अधिकार नहीं चाहते थे। इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन तीसरे विश्व के देशों के लिए एक बड़े स्तर पर फायदेमंद था। जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा फायदा यह था कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में देश शामिल थे, वो वैचारिक रूप से किसी के दबाव में नहीं आना पड़ता था। अपने संसाधनों को उनको किसी और को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना पड़ता था। और इसके अलावा आप इसमें जोड़ भी सकते हैं 1-2 लाइनें और चाहें तो, कि इन दोनों महाशक्तियों से मिलने वाले मदद से वो अपना आर्थिक विकास भी कर रहे थे, क्योंकि अगर वो किसी एक महाशक्ति में चले जाते तो दूसरी महाशक्ति उनको मदद नहीं करती। लेकिन यहां दोनों महाशक्तियां मदद करती थी कि भाई अगर मैंने मदद नहीं की तो दूसरे में जुड़ जाएगा, और मैंने नहीं की तो दूसरे महाशक्ति में चला जाएगा। तो बार्गेनिंग पावर जिसको कहते हैं, मोल भाव करने की जो शक्ति थी, वो इन गुट निरपेक्ष में शामिल देशों के पास ज्यादा हो रही थी। इसलिए एक तो इन्होंने अपने संसाधनों को, अपने विचारों पर किसी को हावी नहीं होने दिया, किसी भी महाशक्ति को, और दूसरा वो दोनों ही महाशक्तियों से अपने जरूरत की चीजों को पूरा कर सकते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जो तीसरी दुनिया थी, मैंने बताया था पहली दुनिया, हमने मैप में भी देखा था कि पहली दुनिया वो थे जो एक तरह से पूंजीवादी व्यवस्था के पीछे, अमेरिका के पीछे जा रही थी। दूसरी दुनिया जो सोवियत संघ की, और तीसरी दुनिया जो गुट निरपेक्ष रहना चाह रही थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। और आखिरी प्रश्न देखते हैं कि आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, अपनी राय का समर्थन करने के लिए कारण दें। अब सवाल यह है कि क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति रह गई, और वो महाशक्ति बनी कौन? अमेरिका। तो सवाल ये उठता है कि अगर दोनों महाशक्तियां नहीं रही, यानी शीत युद्ध नहीं रहा, तो क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई प्रासंगिकता है? इज इट स्टिल रिलेवेंट? कहने का तात्पर्य यह है, यह कथन कि NAM यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष अप्रासंगिक हो गया है, सही नहीं है। जाहिर सी बात है। देखिए, यह बात ठीक है कि सोवियत संघ नहीं रहा,
पर यह ठीक नहीं है कि कोई महाशक्ति नहीं रही। आज भी आप देख सकते हैं कि अक्सर ये देखने के लिए मिलता है कि कोई गुट चीन के पीछे चला गया। आगे हम एक जो चैप्टर करने वाले हैं उसमें देखेंगे सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र हैं कि शीत युद्ध के बाद भी कुछ पावर सेंटर्स दुनिया में आए, जैसे कि चीन का उदय हुआ, आसियान और इस तरह की संस्थाएं आई, यूरोपियन संघ जो आया आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कभी भी प्रासंगिक रहेगा कि आप किसी महाशक्ति के पीछे मत जाइए और अपने विकास में सबका सहयोग करिए। जो एक सह अस्तित्व वाली राजनीति जिसका भारत हमेशा से सहयोग करता रहा है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस जिसकी वकालत करता रहा है, इस संदर्भ में इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। मतलब कि गुट निरपेक्ष अप्रासंगिक है यह कहना उचित नहीं है। तो अब यह सही नहीं, क्योंकि यह विश्व राजनीति में अभी भी प्रासंगिक है। गुट निरपेक्षता एक सफल पहल थी जिसने भारत को विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाया। सबसे बड़ी बात तो यह है, हमने उस समय जो लीड लिया, हमने जो उस समय पूरे दुनिया का नेतृत्व, तीसरी दुनिया का नेतृत्व किया, हमारे साथ यूगोस्लाविया और जो मिस्र के, इजिप्ट के थे कर्नल नासिर, इन लोगों ने मिलकर जो नेतृत्व लिया, तो इसमें भारत को जो लाभ मिला, भारत की जो वैश्विक छवि बनी, उसका लाभ आज भी मिलता है। आज भी हमें किसी एक गुट या किसी एक देश का समर्थक या एक विचार का समर्थक नहीं माना जाता। सबसे बड़ी बात यह है, हमको हर जगह जगह मिलती है। वो भारत को इसका लाभ आज तक मिलता है क्योंकि भारत ने शुरू से ही सह अस्तित्व की बात की, तो विश्व स्तर पर निर्णय लेने में भी सक्षम बना है। हमने बोल्ड स्टेप्स लिए उस समय कि भैया हम किसी महाशक्ति के साथ नहीं जाएंगे, तो दुनिया को ये लगा कि नहीं भाई ये स्टेप, ये डिसीजन ले सकते हैं, ये गिड़गिड़ाएंगे नहीं, ये किसी के सामने झुक नहीं रहे कि नहीं नहीं हमें आपकी मदद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, आपकी मदद की जरूरत है हमें। तो निर्णय लेने में हम सक्षम बने। उस समय चल रहे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को सुलझाने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था, या इन महाशक्तियों को शांति प्रदान करने के लिए बनाया गया। गुट निरपेक्षता ने 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को भी लाभान्वित किया ताकि वे व्यक्तिगत रूप से न कि इन महाशक्तियों के नियंत्रण में विकसित हों, जो उस समय वास्तव में महत्वपूर्ण थी। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि आज की प्रासंगिकता क्या है, उस समय होने वाली घटनाक्रमों से हम देख सकते हैं कि उस समय जो हमने निर्णय लेने की क्षमता बनाई और 9 राष्ट्रों को जो मदद मिली उससे अपने विकास में, उसकी नींव तैयार हुई और आज तक चल रही है। और इसलिए अभी गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है या ये संगठन के रूप में अभी भी चल रहा है और उसके मीटिंग्स भी होती रहती हैं। तो ये अप्रासंगिक हो गया है, ऐसा कहना उचित नहीं है। उस समय के निर्णय लेने की जो छवि थी वो आज भी काम आती है, और इसलिए हम किसी गुट से बिलग नहीं हुए, हम किसी गुट से एलिएनेटेड नहीं हुए, जिसको कहते हैं ना कि मार्जिनाइज हो जाना या सीमांतित हो जाना, किनारे हो जाना, ऐसा नहीं हुआ। हर तरह के विचारधारा वाले देशों के साथ हमारे संबंध हैं और हम संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। हमने ऐसी छवि नहीं बनाई कि जैसे चाइना ने बना ली कि हम कम्युनिस्ट हैं, या अमेरिका ने पूरी तरह बना ली कि हम पूंजीवादी हैं। हमने इस तरह की छवि बनने नहीं दी भारत के संदर्भ में, और जो भी देश गुट निरपेक्षता में शामिल थे उन्होंने बनने नहीं दिया। तो इस तरह पूरी दुनिया जो वैश्वीकरण हुआ, एक महत्वपूर्ण चैप्टर आप देखेंगे, जब वैश्वीकरण का खास करके काल आया और खास करके 1990-92 के सोवियत विघटन के बाद जब भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया, तो हम दुनिया के सभी देशों से लाभ ले सके, हम दुनिया के सभी देशों से मिल सके, जुड़ सके। तो इसलिए ये जो विचार हैं कि सबका को एग्जिस्टेंस होना, सह अस्तित्व होना चाहिए और किसी एक महाशक्ति के पीछे नहीं भागना है, किसी एक महाशक्ति के आश्रित नहीं रहना है, भरोसे नहीं रहना है, ये विचार आज भी बहुत प्रासंगिक है। और गुट निरपेक्ष पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया है, ये कहना ठीक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, जो कुछ एमसीक्यूज थे, कुछ सही गलत थे, कुछ मिलान वाले प्रश्न थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। इसको बार बार आप रिवाइज करिए। और भी जो जरूरत के और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, पूरे सिलेबस को, पूरे पार्ट को रिवाइज कर सकते हैं, उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे आगे की वीडियोस में, और जरूरी क्वेश्चन आंसर आपके सामने और शेयर करेंगे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए, ये हम करेंगे। और अगले चैप्टर भी इसी तरह से हम रिविजन करेंगे। तो एनसीईआरटी के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसको आप रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन और आंसर आपको मिलते रहेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी स्टूडेंट्स आपके लिए 6 to 12 में फ्री स्कूल शिक्षा हिंदी माध्यम से लेकर आया है। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही, या हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट पहल है। और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे आपको सभी विषयों का, खास करके सभी विषयों का, इसमें आपको सभी पाठों, सभी जरूरी पाठ्यक्रम का पूरे पाठ का रिवीजन, प्रश्नोत्तर, इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आपको बस इतना करना है स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके और हम आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आते रहें, ताकि आपके परीक्षा से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो हल हो सकें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।